मैं सुचित कुमार सिंह फिर से आपके बीच उपस्थित हूँ एक नया टॉपिक लेके। इसके पहले मैंने आपको हिंदी का पाठ्यक्रम पूरा समझा दिया है कि कैसे प्रश्न आते हैं, कैसे पूछे जाते हैं। आइए सीधे हम चलते हैं हिंदी व्याकरण के पहले टॉपिक पे, जिसका नाम है वर्णमाला। ठीक, वर्णमाला में कितने होते हैं, कुल वर्णमाला की संख्या कितनी है, स्वर क्या हैं, व्यंजन क्या है, ये तो ठीक है। उसके स्वर के कितने भेद होते हैं, व्यंजन के कितने भेद होते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको हम बताएंगे जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। आप लोग वर्णमाला पढ़े भी होंगे कई बार, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि प्रश्न ऐसे घुमा के पूछ लेता है, आप थोड़ा भ्रम में खा जाते हैं। सबसे पहले आइए देखते हैं वर्णमाला। वर्णमाला आपको मैंने बताया ही था कि भाषा के बारे में बताया था। भाषा के विषय में मैंने आपको बताया था कि भाषा किसे कहते हैं। चलिए भाषा से इसको लेते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण या अक्षर। वर्ण या अक्षर। अगर आपसे पूछेगा परीक्षा में आ गया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, तो आप वर्ण या अक्षर कहेंगे। कभी कभी वर्ण रहता है अक्षर, हम लोग भ्रम खा जाते हैं। तो वर्ण आए या अक्षर आए, दोनों एक ही हैं। तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो गया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं, हम वर्ण या अक्षर को कहते हैं। जैसे वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं, अ, क, ई, ग, ये सब क्या है, हमारे वर्ण हैं। वर्ण या अक्षर, न क्षर इति अक्षर, जो कभी खंड ना हो, जिसका कोई खंड ना हो, उसे हम क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे। जिसका कोई खंड ना हो, जिसका कोई खंड ना हो, उसे हम क्या कहेंगे, अक्षर या वर्ण कहेंगे। जैसे देखिए, अब आप लोग बता दे रहा हूँ, अ मैंने लिख दिया, अ को आप खंड नहीं कर सकते हैं। ये मैंने क लिखा हुआ है, इसका कोई खंड नहीं हो सकता है। इसी प्रकार ई लिखा हुआ है, इसका कोई खंड नहीं हो सकता है। अर्थात आपसे कोई भी पूछेगा कि वर्ण किसे कहते हैं, तो लिखिएगा या बताइएगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण या अक्षर का कभी खंड नहीं होता है। जैसे मैंने राम लिख दिया, ये ध्यान दीजिए, देखिए राम, राम को हम कई खंड कर सकते हैं। रा धन म ऐसे बना हुआ है, फिर आप र धन आ बराबर रा हो गया। ये देखिए म धन अ, इसको हमने 1 2 3 4 खंडों में विभाजित कर दिया। लेकिन तब विभाजित कर दिया तो इसका खंड खंड हो गया। लेकिन मैंने क्या कहा, वर्ण या अक्षर का कोई खंड नहीं होता है। आप वर्ण को कोई खंड नहीं कर सकते हैं। जैसे अ क ई जितने भी मैंने लिखा हुआ है, आप इसका खंड नहीं कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। आप लोग जो भी हम बता रहे हैं, इसको आप नोट करते भी जाइए, ताकि जब वीडियो कभी भी आप देख लें तो उसको बाद में भी पढ़ने का काम हो। अब आते हैं सीधे हम वर्णमाला पे। हमने एक क्वेश्चन बता दिया कि वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं। अब आइए वर्णमाला किसे कहते हैं। बहुत सरल तरीके से मैं बता रहा हूँ, आप इसको समझिए और लिखिए भी। वर्णमाला वर्णों के या अक्षरों के, वर्णों के या अक्षरों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। आप लोग इसको लिखते भी जाइए। अब देखिए, वर्णमाला में अगर प्रश्न पूछता है वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वन लाइनर कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित मैंने क्यों कहा, जैसे कि आप लोग बैठे हैं, अगर आप लोग को हम एक लोग को इधर खड़ा कर दें, एक लोग को इधर खड़ा कर दें, एक लोग को पीछे खड़ा कर दें, क्या आप लोग व्यवस्थित हैं? नहीं है। जैसे हम लोग प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, एक व्यवस्थित तरीके से खड़े होते हैं, उसी को हम व्यवस्थित कहते हैं। जैसे ये स्वर है और व्यंजन है, ठीक। अगर हम स्वर के स्थान में व्यंजन लिख देंगे तो क्या व्यवस्थित है? नहीं है। इसीलिए मैंने व्यवस्थित शब्द का लिया कि सुचारू रूप से, व्यवस्थित तरीके से, सही ढंग से। फिर क्रमबद्ध मतलब कि पहले जो स्वर में है वो स्वर में रहे, जो व्यंजन में है वो व्यंजन में रहे। ऐसा नहीं है कि हम स्वर में व्यंजन लगा दें या व्यंजन में स्वर लिख दें। इसीलिए मैंने क्रमबद्ध समूह को बार बार आपको बता रहा हूँ। फिर से देखिए, वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब आप लोग जान गए होंगे। अब आप लोग से कोई भी प्रश्न पूछेगा या एग्जाम में आएगा
तो आप लोग इसको दम गलत मत करिएगा, या कोई आपसे परिभाषा इसकी पूछ लिया, एग्जाम में भी अब परिभाषाएं पूछी जाने लगी हैं, ये भी आप लोग ध्यान दीजिए। अब वन लाइनर जब आता है तो इसका पूछ लेता है। अब देखिए वर्णमाला की संख्या कुल कितनी है 52, 52। अगर आपसे पूछेगा वर्णमाला की संख्या कितनी है, एग्जाम में पूछ लिया, तो ऐसे विकल्प रहेगा 51, 52, 53 और 54। ये आपका क्वेश्चन मैं बताते चल रहा हूँ ताकि आप इससे जो भी क्वेश्चन आए वो भी आप एकदम सही करते जाएं। तो वर्णमाला को मैंने बता दिया किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन वर्णमाला की संख्या कितनी है, तो विकल्प में 51, 52, 53, 54। तो आप देखेंगे सुचित सर ने 52 बताया हुआ था, तो आप लोग बिना किसी गलती किए हुए इसको सीधे 52 लगाइएगा। आप लोग के जो 52 वर्णमाला है, मैं आपको यही बताऊंगा कि स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, और स्वर से कैसे प्रश्न आते हैं, व्यंजन से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और आप लोग कहाँ भ्रम खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं आपको हम बताएंगे। चलिए सबसे पहले हम वर्णमाला को अब भागों में बांटते हैं। देखिए वर्णमाला को हम कितने भागों में बांटते हैं, पहला और दूसरा। पहला कौन सा है स्वर, दूसरा कौन सा है व्यंजन। देखिए परीक्षा में आप लोग को ऐसे पूछ लेता है कि वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप लोग तो वर्णमाला को 52 कर दिए, ठीक है, 52 इनकी संख्या है। लेकिन जब भागों में बांटेंगे हम, तो भाग में स्वर और व्यंजन, ये देखिए आप लोग ऐसे टेक्निकल के रूप से ऐसे ही फंसते हैं कि वर्णमाला की संख्या कितनी है, आपने 52 लगा दिया, आपको पता है। कभी कभी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप सोचेंगे 52 लगा देंगे। तो वर्णमाला को हम 2 भागों में बांटते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर की संख्या कितनी होती है 11, ठीक। व्यंजन की संख्या कितनी होती है 41। दोनों को मिला के जोड़ लीजिए, 1 1 2 4 1, ये 52 हो गया, ठीक। आपका ये 52 वर्णमाला है। ये स्वर 11 कौन कौन से हैं, ये व्यंजन 41 कौन कौन से हैं, दोनों मिला के 52 जो आपको हम बताएंगे कि कहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। हो सकता है इतना सरल क्वेश्चन एग्जाम में ना पूछे, अभी आपको हम जब और गहराई से पढ़ाएंगे तो आप उसको समझिएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सरल क्वेश्चन भी हम गलत करके चले आते हैं, इस चीज़ पर बहुत ध्यान देना है। इसमें अगर 2 क्वेश्चन आपका तैयार हो गया है, वर्णमाला की संख्या कितनी है 52, पूछे वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप 2 लगाएंगे, कौन का, स्वर और व्यंजन। फिर पूछेगा कि स्वर, अब हम आते हैं सीधे स्वर पे। स्वर पे आएंगे तो स्वर के बारे में थोड़ा सा बताते हुए चल रहे हैं। सबसे पहले आप लोग हेडिंग भी डालते रहिए, कॉपी लेके बैठे होंगे तो स्वर, जिसको अंग्रेजी में वावेल भी कहते हैं। तो स्वर किसे कहते हैं पहले आप इसको समझिए। इसके बाद इनकी संख्या कितनी है इसको मैं बताऊंगा, और स्वर से एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं ये भी मैं बताऊंगा, एकदम सरल माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से। देखिए स्वर की संख्या कितनी है 11, कितनी है 11। संस्कृत में स्वर की, अगर संस्कृत में पूछता है तो वहाँ पे मत जाइएगा, मैं हिंदी के अनुसार आपको स्वर की संख्या बता रहा हूँ। संस्कृत में स्वर की संख्या 11 नहीं है। चलिए पहला क्वेश्चन आपका ये तैयार हो गया, हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है 11। लेकिन एक क्वेश्चन बहुत पूछता है, अक्सर लोग गलत कर देते हैं। देखिए आप लोग को हो सकता हो ना मालूम हो या मालूम भी हो, बिना मात्रा के अनुसार, बिना मात्रा के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है, ये बहुत पूछा गया है। अगर पूछेगा स्वर की संख्या कितनी है तो 11 है, लेकिन बिना मात्रा के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है, स्वरों की संख्या अभी मैं बता रहा हूँ क्यों, आप लोग जान जाएंगे 10 होती है। आप सोचेंगे 10 कैसे होती है, स्वर तो हमने हमेशा 11 पढ़े हुए हैं, ये 10 कहाँ से आ गया। तो मैं आपको इसका उदाहरण देके बताऊंगा कि देखिए कैसे। सबसे पहले आइए हम स्वर लिख लेते हैं, तब आपको हम बताते हैं कैसे आप समझेंगे। हम स्वर 11 लिख रहे हैं, कि स्वर 11 कौन कौन से हैं, ठीक। पहला है अ, आ, ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, री, ए, ओ और औ। ये कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इनकी संख्या कितनी हो गई 11 हो गई। यही हमारे स्वर हैं जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि मात्रा के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी होती है, अर्थात ये पूछ रहा है ये जितने, इसको आप हटा देंगे, अब कितना बचा 10, इनमें कोई ना कोई मात्रा लगी हुई है। लेकिन जो पहला आ है इसमें कोई मात्रा
नहीं लगी हुई है। जैसे मैं इसका उदाहरण बता रहा हूँ, आप लिखिए अमन, कोई मात्रा लगी है? नहीं लगी है, कोई भी है। अब देखिए रात, अब मैंने रात लिख दिया, लेकिन देखिए इसमें यह आ का मात्रा लगा हुआ है, इसमें छोटी की मात्रा लगी हुई है, जैसे दिन, ये इसका दिन का उदाहरण हो गया। ऐसे ही परीक्षा में पूछेगा जो अ है इसमें कोई भी मात्रा नहीं लगती है, ये परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसीलिए मैंने इसको बताया कि बिना मात्रा के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप लोग 10 बताएंगे। और स्वर के हिसाब से अगर पूछेगा कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, आप लोग क्या बताएंगे? 11। अ जो है इसमें कोई मात्रा नहीं लगी हुई है। अब आप लोग, हमें पता है कि इसको पढ़ेंगे तो आप गलती नहीं करेंगे, क्योंकि कभी कभी ये चीज़ें हम नहीं जान पाते हैं और गलत कर देते हैं। चलिए अब आते हैं स्वर किसे कहते हैं, सबसे पहले इसको जानते हैं हम। जिसको बोलने में किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जिस उच्चारण को बोलने में किसी की भी सहायता नहीं पड़ती है, उसे हम स्वर कहते हैं, पहला चीज। दूसरा चीज ये कह सकते हैं कि जो स्वतंत्र होते हैं, दूसरा बोलने में किसी की सहायता नहीं पड़ती है, किसी की सहायता नहीं पड़ती, उसे हम क्या कहेंगे? स्वर कहेंगे, पहला चीज। दूसरा चीज आप जान लीजिए कि जो स्वतंत्र होते हैं उन्हें हम स्वर कहेंगे। तो कभी कभी परीक्षा में ऐसे पूछता है जो स्वतंत्र होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, आपका एग्जाम में दे दिया तो डाल दिया स्वर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, कि कोई नहीं या इनमें दोनों, ऐसे प्रश्न आते हैं। तो आप लोग से जब भी पूछेगा, ये तो पहला वाला जो मैंने बताया ये आपको पता ही होगा कि स्वर को बोलने में किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे मैंने ये अ लिख दिया, ठीक है, इसमें किसी को बोलने में कोई आवश्यकता नहीं पड़ रही है, किसी की सहायता इसको लेनी नहीं पड़ रही है। तो आप समझ गए होंगे कि जिस उच्चारण को बोलने में किसी की भी सहायता नहीं लेनी पड़ती है उन्हें हम स्वर कहते हैं। दूसरा चीज जो स्वतंत्र होते हैं। चलिए अब आते हैं व्यंजन पे। मैंने बता दिया कि स्वर की संख्या 11 है, ये भी इसके पहले बता दिया है। अब आते हैं व्यंजन पे। व्यंजन जो है, अब इसका परिभाषा देखिए, जो स्वतंत्र नहीं होते हैं। जैसे मैंने आपको स्वर के बारे में बताया कि स्वर जो है स्वतंत्र होते हैं, बिल्कुल उसका विपरीत कर दीजिए, व्यंजन जो है बिल्कुल स्वतंत्र नहीं होते हैं। मतलब जो स्वतंत्र नहीं होते हैं, देखिए जो स्वतंत्र नहीं होते हैं, या जिनको बोलने में, दूसरा क्या करेंगे, जिनको बोलने में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। देखिए मैंने क्या समझाया आपको, व्यंजन जो स्वतंत्र नहीं होते हैं, परीक्षा पूछ लिया कि जो स्वतंत्र नहीं होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं कि व्यंजन कहते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप लगा लीजिएगा। या पूछ लिया कि किनको बोलने में स्वर की सहायता पड़ती है, तो आप क्या लगाएंगे, व्यंजन। जैसे कैसे आप जानेंगे बिना व्यंजन के नहीं बोले जाते हैं, जैसे देखिए मैंने क्या लिखा, क, देखिए क मेरा निकल रहा है, ये क्या है, इसका मतलब इसके साथ स्वर जुड़ा हुआ है। हम स्वर को अलग कैसे करेंगे, अब आप देखिए, क है हमने लिख दिया, तो ये क धन अ, इसको क्या बोलते हैं, हलंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हलंत बोलते हैं। हलंत जहाँ भी लगा रहता है तो आप समझ जाइए कि वहाँ पर स्वर नहीं जुड़ा हुआ है। अब देखिए मैं इसको समझाना चाह रहा हूँ कैसे बनता है, आप इसको भी जानते रहिए कैसे बनता है। देखिए मैंने क्या कहा कि मैंने लिख दिया म अ निकल रहा है, लेकिन अर्थात कि जब अ निकल रहा है इसके साथ स्वर जुड़ा हुआ है। तो मैंने पहले कहा था कि जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं,
इसीलिए व्यंजन को स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, क्योंकि बिना इस स्वर की सहायता से बोले नहीं जा सकते हैं। कुछ भी लिख दीजिए, जैसे दी है, दी में छोटी मात्रा है, दी, दी छोटी ई निकल रही है, आप समझ गए होंगे। तो आपको मैंने बताया कि स्वर और व्यंजन किसे कहते हैं। अब आप देखिए कि व्यंजन की संख्या, देखिए आप लोग यहाँ कहाँ थोड़ा सा भ्रम खा जाते हैं, सही भी कर लेते होंगे जो पढ़ रहे होंगे। व्यंजन की संख्या कितनी है, देखिए 2 क्वेश्चन बता रहा हूँ, कितनी है 41। ये पूछ लिया अगर आपसे परीक्षा में कि व्यंजन की संख्या कुल कितनी है, आप लोग 41 लगाएंगे। फिर देखिए एक क्वेश्चन कैसे घुमाता है, मूल व्यंजन की संख्या कितनी है। अब देखिए वही क्वेश्चन है, वही सारी चीजें हैं, लेकिन यहाँ पे एक मूल शब्द आ गया है। तो आप लोग का ऐसे यही विकल्प आप याद किए हैं, अगर व्यंजन की संख्या 41, लेकिन पूछा मूल व्यंजन की संख्या कितनी है, आप क्या कहेंगे 33। मूल मतलब होता है जो किसी से न लिए गए हों, जो ये मूल मतलब जो शुरू में आए हों, और ये व्यंजन की संख्या क्या है 41 है। मतलब पहले शुरू में केवल 33 व्यंजन थे, बाद में बढ़ते बढ़ते 41 हो गया। आप समझ गए होंगे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। परीक्षा में बहुत फंसा देता है। परीक्षा में कैसे फंसाएगा, मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है 33, 41, 42 या 52 आपको दे दिया गया। अब आपके दिमाग में मूल व्यंजन का गया ही नहीं, आपके दिमाग में आ गया 41 का अक्षर बताए, वो हम पढ़े थे, आप 41 करके चले आए। घर पे जब आते हैं देखते हैं आंसर की मिलाते हैं, गलत हो गया। तो अब आप क्या करेंगे, जब भी पूछेगा मूल व्यंजन की संख्या कितनी है, तो आप जो है 33 लगाएंगे। कितना लगाएंगे 33। अगर व्यंजन की संख्या पूछती है आप कितना लगाएंगे 41 लगाएंगे। ठीक, अब आप समझ गए होंगे दोनों मिला करके आपका स्वर और व्यंजन। तो मैंने अभी आपको वर्णमाला के बारे में बताया कि वर्णमाला किसे कहते हैं, इनकी संख्या 52 है। ये क्वेश्चन यहाँ से आपका जाएगा। स्वर किसे कहते हैं ये मैंने बताया, स्वर के कितने भागों में बांटा गया है अभी मैं ये बताऊंगा आपको। उसके बाद मैंने आपको व्यंजन के बारे में बताया कि व्यंजन किसे कहते हैं, इनकी संख्या कितनी है। अभी व्यंजन के स्वर और व्यंजन के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं आपको पढ़ाऊंगा बारीकी से। आप लोग प्लीज़ कॉपी और पेन लेके बैठिए, ताकि उसको नोट भी करते रहिए महत्वपूर्ण चीज़ें, ताकि वीडियो जब समाप्त हो जाए आप कभी भी रहें तो आप उसको लिखे रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा। चलिए हम सीधे अब फिर से स्वर पे आते हैं। मैंने इनकी संख्या 11 बता दी है, आपको बता ही दिया है, सबको लिख दिया है। स्वर को हम कितने भागों में बांटते हैं, अब इसको मैं बात कर रहा हूँ। स्वर को हम 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में, 3 भागों में। सबसे पहला कौन सा है, ह्रस्व या मूल स्वर, ह्रस्व या मूल स्वर। दूसरा क्या है, दीर्घ स्वर। आप लोग पढ़े होंगे, जो नहीं जानते हैं इस वीडियो को देखें, जो भी समस्याएं हैं आप वहाँ पे जाकर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ह्रस्व को मूल कहा जाता है, दूसरा क्या है दीर्घ स्वर, तीसरा क्या है प्लुत स्वर। ये स्वर के भाग हैं। अगर पूछेगा स्वर को कितने भागों में बांटा गया है, आप लगाएंगे पहला, दूसरा, तीसरा। तो आज हम जानेंगे कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं या मूल स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं और प्लुत स्वर किसे कहते हैं। अब देखिए, अब आप लोग का थोड़ा सा जो है हम स्वर के और अंदर जा रहे हैं कि स्वर के अंदर क्या क्या है, स्वर में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले आइए देखते हैं कि स्वर का ह्रस्व या मूल स्वर किसे कहते हैं। पहले इसको जानते हैं। जिस स्वर को, आप समझिए, जिस स्वर को बोलने में सबसे कम समय लगे उसे हम क्या कहेंगे, ह्रस्व स्वर कहेंगे। क्या कहेंगे, ह्रस्व स्वर कहेंगे। देखिए जैसे इन अ, ई, उ, री, मैंने क्या कहा, इनकी संख्या कितनी है 4। जिनको बोलने में सबसे कम समय लगे उन्हें हम क्या कहेंगे, ह्रस्व या मूल स्वर। परीक्षा में पूछता है कि ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है, आपके विकल्प रहेगा 4, 5, 7, 11 दे दिया आपको। अब आप जब पढ़े रहेंगे कि सुचित सर ने ह्रस्व या मूल स्वर की संख्या कितनी बताई थी, 4, 1, 2, 3, 4। ये मूल इसलिए है, ये किसी स्वर से भी नहीं बने हैं, ये अपने आप में मूल है। जैसे मैंने लिख दिया, अ किसी स्वर से नहीं बना हुआ है, लेकिन अगर हम आ लिखेंगे
ठीक है। तो अ धन अ मिलके आ बना हुआ है, तो ये दो स्वरों से मिलके बना हुआ है। लेकिन जो ये चारों हैं ये स्वर से मतलब कि बिल्कुल मूल है, किसी से नहीं बने हैं। या मैंने ई लिख दिया, बड़ी ई लिख दिया। अब ध्यान दीजिए कि छोटी ई प्लस बड़ी, छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई, मतलब दो स्वरों से मिलके ये बना हुआ है। लेकिन ये जो चार हैं किसी स्वर से मिलके नहीं बने हैं, इसीलिए इनको मूल स्वर कहा जाता है। अब आप देखिए परीक्षा में कैसे पूछ लेगा कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप क्या लगाएंगे 4, क्योंकि इनको बोलने में सबसे कम समय लगता है। यहाँ से आपका क्वेश्चन तैयार। दूसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा है जो यहाँ से पूछ सकता है या पूछेगा कि ह्रस्व स्वर को बोलने में कितना समय लगता है। कितना समय लगता है? एक मात्रा या 1 सेकेंड। जैसे अ इ उ री हम लोग बोलते हैं, चूँकि हम लोग को प्राइमरी में हम लोग मतलब हम तो प्राइमरी में पढ़े हैं, वहाँ पे कोई नियम तरीका था ही नहीं। वहाँ जैसे शुरू कर देते थे पढ़ाने के लिए, चलो अ ई सुनाओ, अ ई उ एक ही साथ में बोलने शुरू कर देते थे। वहाँ पे कोई नियम का तरीका ही नहीं था कि ये अ ई उ री बोलें। आज भी गांव में बच्चों से पूछिए, ये जो स और ये स है क्या बोलते हैं? हम जब पूछते हैं कहते हैं ये सीटी सा है, ये पेटफरवा सा है, ये सादा सा है, बोला जा रहा है। लेकिन जब आप व्याकरणिक रूप से इसको पढ़ेंगे तब आप जान पाएंगे इसको कैसे बोला जाता है और कैसे इसका बोलने का तरीका क्या है, आपको बताया जाएगा। और मैं भी आपको एकदम प्रैक्टिकल तरीके से समझाऊंगा कि व्याकरण को कैसे बोला जाता है, स्वर और व्यंजन कैसे बोले जाते हैं, आप शुद्ध वाक्य कैसे बोलेंगे। आप देखिए मैंने क्या कहा, ह्रस्व स्वर मैंने बता दिया कि इनकी संख्या 4 है, ये क्लियर हो गया है। इनको बोलने के लिए परीक्षा में देखिए कैसे पूछेगा, आप देखते रहिएगा। देखिए आप लोग बस देखिए, इसको वीडियो देखिए और पढ़िए अच्छे से। ह्रस्व स्वर को बोलने में कितने मात्रा का समय लगता है, ये आपका क्वेश्चन आ गया। अब विकल्प है 1 मात्रा, 2 मात्रा, 3 मात्रा या 4 मात्रा। ये देखिए क्या है, ये आपका ABCD आपका ये विकल्प आ गया। क्वेश्चन देखिए आप पूछेगा ऐसे ही, ह्रस्व स्वर को बोलने में कितने मात्रा का समय लगता है। कभी कभी मात्रा के स्थान पे सेकंड दे देता है, कितने सेकंड का लगता है, यहाँ पे मात्रा के स्थान पे सेकंड हो जाएगा। अब देखिए कि 1 मात्रा, 2 मात्रा, 3 मात्रा, 4 मात्रा। तो आप याद करिए सूची सर ने बताया था कि ह्रस्व स्वर को बोलने में 1 मात्रा का समय लगता है, तो आप लोग विकल्प में क्या लगाएंगे? 1 मात्रा। आपका देखिए ये भी क्वेश्चन अगर आएगा तो आप कभी गलत नहीं करेंगे। चलिए अब आते हैं दीर्घ स्वर पे। दीर्घ स्वर पे, दीर्घ मतलब बड़ा होता ही है, आप लोग सुने होंगे। इनकी संख्या देखिए क्या क्या है, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ और औ। ये क्या है, इनकी संख्या कितनी है? 7। देखिए परीक्षा में पूछेगा कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, 5 होती है, 6 होती है, 7 होती है। आपका ये विकल्प दे देगा तो आप क्या लगाएंगे? दीर्घ स्वरों की संख्या सर कितना बताए हैं? 7। आप 7 पे टिक करिएगा। हम आपको देखिए जो भी पढ़ा रहे हैं उस पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो भी बताते चल रहे हैं, और बताते आगे वाले टॉपिक में भी बताएंगे, ताकि आपको उससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप कैसे सही करेंगे तो आप कर लेंगे। क्योंकि आपका सिलेक्शन ही हमारा जिद है, हमारी एक टीम का जिद है। हमारी द कोचिंग द एक्सीलेंट एकेडमी की तरफ से एकदम प्रयास किया जा रहा है कि सारे बच्चे पढ़ने में लगा के सफल हो जाएं, क्योंकि आज के समय में सफलता बहुत ज़रूरी होती है। तो इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा आपको भी, हम भी आपके साथ उतना ही मेहनत करेंगे जितना आप करेंगे। दोनों लोग मिल के मेहनत करते हैं ताकि आप सफल हो जाएं, हमारा पढ़ाना भी सफल हो जाए। आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं,
द एक्सीलेंट आप प्ले स्टोर पे जा करके इसको इंस्टॉल करिए ताकि आपको सारे कोर्स का लाभ मिल सके। अब देखिए दीर्घ स्वर का आ ई उ 7 हो गया। तो अब इससे प्रश्न कैसे पूछेगा, दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है 7, पहला क्वेश्चन पूछ लिया। दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि दीर्घ स्वर को बोलने में कितनी मात्रा का समय लगता है, को बोलने में कितनी मात्रा का समय लगता है। अब देखिए प्रश्न आपका आ गया कि दीर्घ स्वर को बोलने में कितनी मात्रा का समय लगता है। क्या लगाएंगे, 1 मात्रा, 2 मात्रा, 3 मात्रा या 4 मात्रा। तो आप क्या लगाएंगे, मैंने अभी बताया था कि दीर्घ स्वर को बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है। कितना, 2 मात्रा का। तो आप लोग विकल्प क्या करेंगे, 2 मात्रा का। या कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि देखिए कैसे टेक्निकली थोड़ा सा शब्द चेंज करेगा, आप लोग को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कभी कभी यही क्वेश्चन कैसे पूछता है, दीर्घ स्वर को बोलने में ह्रस्व स्वर का कितना समय लगता है, 1 गुना ऐसे पूछेगा, 2 गुना, 3 गुना या 4 गुना। ठीक, आप देखिएगा, ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ और नीचे हो जा रहा है। चलिए कितना समय लगेगा, दीर्घ स्वर को ह्रस्व स्वर की अपेक्षा बोलने में कितने गुना का समय लगता है। लिखेगा 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना या 4 गुना। तो आप लोग क्या लगाएंगे, 2 गुना। मैंने बताया था ना, 2 गुना या 2 मात्रा का। ठीक, लेकिन इसमें ध्यान देने की एक और ज़रूरत है, इसी में एक होता है संयुक्त स्वर। क्या होता है, संयुक्त स्वर। परीक्षा में भी बहुत पूछता है, संयुक्त स्वर किसे कहते हैं। 2 स्वरों के मेल को हम क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं। ठीक है, 2 असमान स्वरों के मेल को हम संयुक्त स्वर कहते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, 2 असमान, समान मतलब कि इधर अगर अ है तो इधर भी अ है, इसको समान स्वर बोलते हैं। लेकिन जब हम 2 असमान स्वर बोल देंगे तो कैसे होगा, आ अगर इधर है तो इधर ई रहेगा या इधर ऊ रहेगा, मतलब कि इधर स्वर दूसरा है तो इधर स्वर दूसरा रहेगा, इसीलिए उसको हम असमान स्वर बोलते हैं। ठीक, परीक्षा में पूछा जाता है संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है, संयुक्त स्वर की संख्या कितनी है, 2, 4, 6, 8, ये आपका विकल्प हो गया। आप लोग क्या लगाएंगे, 4। अब देखिए कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे 2। अब आपका मैंने परिभाषा भी इसके बारे में बता दिया, 2 असमान स्वरों के मेल को या योग को हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे इसे हम संयुक्त स्वर कहते हैं। कौन कौन से संयुक्त स्वर हैं, ए ओ और औ। ये हमारे 4 जो है संयुक्त स्वर हैं। और ये 2 किस स्वर से बने हुए हैं, यह भी परीक्षा में बहुत पूछता है। देखिए अ धन ई से मिलके ए बना हुआ है। मैंने बताया था असमान स्वर, मैंने बताया ही था, असमान इधर अ है इधर ई है, स्वर तो दोनों हैं लेकिन असमान है। फिर देखिए अ धन ए मिलके ए बना हुआ है। ये भी परीक्षा में पूछता है। कैसे पूछेगा कि ए बना है, ऐसे परीक्षा में दे दिया आपका ए बना है, एग्जाम में आ गया। अ धन ई पहला विकल्प, दूसरा विकल्प अ धन ए या अ धन उ, चौथा विकल्प अ धन आ। ये आपका 4 विकल्प दे दिया है। ए बना है, किससे बना है, अ धन ई से बना हुआ है कि अ धन ए से बना हुआ है कि अ धन उ से बना हुआ है कि अ धन आ से बना हुआ है। तो आपको मैंने क्या बताया था सुचित सर ने कि जो ए है वो अ धन ई से बना हुआ है। कौन सा विकल्प सही करेंगे, जान गए होंगे आप लोग, कौन सा, हाँ सही कहा, पहला विकल्प। ये आपका पहला विकल्प जो है एकदम सही है। ऐसे ही परीक्षा में प्रश्न आएंगे जो भी आप एग्जाम देंगे। अब देखिए मैं ये बता दिया ये क्वेश्चन कैसे आप करेंगे। फिर देखिए अब देखिए दूसरा क्या है, अ धन ए मिलके जो है ए बना हुआ है। ठीक, आपको ये जो संयुक्त स्वर का
जब आप संधि पढ़ने जाएंगे तब इसका प्रयोग वहाँ जरूर होगा, बिना इसके आप संधि नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये किससे बना हुआ है, कैसे बना हुआ है, ये आप जरूर जानिए और कैसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा रहा है। अब देखिए अ धन उ मिलके जो है ये ओ बना हुआ है। किससे बना हुआ है? अ धन उ मिलके ओ बना हुआ है। तो परीक्षा में ये दो दे देगा और इससे क्या बना है ये दे देगा कि ओ बना है, कि ए बना है, कि ए बना है, कि ओ बना है। तो आपको यही चीज़ बहुत ध्यान में रखना है कि हमारा कोई क्वेश्चन गलत ना होने पाए। फिर चौथा है अ धन ओ, जिनको हम संयुक्त स्वर कहते हैं। तो मैंने संयुक्त स्वर पे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं और आप बिल्कुल सही करिएगा, क्योंकि एकदम मैंने सरल तरीके से बता भी दिया है कि इनकी संख्या 4 है और ये किससे मिलके बने हुए हैं। तो अब आते हैं कि हम तीसरे पे प्लुत स्वर पे, बस ये लास्ट, ये हम बोलते हैं प्लुत स्वर। ये स्वर का तीसरा भाग है जो मैं आपको बता रहा था। इससे पहले इसमें आप सोचेंगे कि सर 4 तो उसमें स्वर हो गए, हर्ष स्वर में 7 जो हो गए, दीर्घ स्वर में हो गए, स्वर की संख्या ऑलरेडी 11 हो गई, तो इसमें क्या रखा जाए, आप ये सोचेंगे। क्वेश्चन आएगा जब ये भी स्वर है तो 7 और 4 तो उसी में हो गए, इसमें क्या रखा जाए। तो मैं इसी बताने आ रहा हूँ, इसमें कोई भी स्वर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसका प्रयोग हम लोग जब हिंदी संस्कृत पढ़ते थे, हमारी प्राचीन भाषा क्या थी, मैंने वीडियो में बताया था, संस्कृत थी। वहाँ पर संस्कृत जो है वैदिक और लौकिक दो संस्कृत चलती थी। सबसे पहले वैदिक संस्कृति आई जिसमें वेदों की रचनाएं हुई, ये सब चीज़ हुआ, उसमें जो है इसका खूब प्रयोग होता था। ठीक, तो आपको हम बताएंगे प्लुत स्वर है क्या, प्लुत स्वर में क्या क्या आते हैं। प्लुत स्वर में सबसे पहले जान लीजिए कि ओम हम बोलते हैं ना, जब किसी चीज़ को बोलने में ज़्यादा हमारा श्वास का प्रयोग हो, जिसको बोलने में हमें ज़्यादा समय लगे, जैसे मैंने बताया कि हर्ष स्वर को बोलने में 1 मात्रा का समय लगा या 1 गुना समय लगा, दीर्घ स्वर को बोलने में 2 गुना समय लगा, उसी प्रकार प्लुत स्वर को बोलने में 3 मात्रा या 3 गुना का समय लगता है। 3 मात्रा 3 गुना, या कभी कभी मात्रा और गुना न दे करके 3 सेकेंड दे देता है। जैसे देखिए ओम हम लोग बोल रहे हैं, इसको नहीं समझ लग रहा है, नहीं लग रहा है। और किसी को संबोधन करने के लिए, किसी को हम जब संबोधित करते हैं, कोई व्यक्ति दूर से है, दूर से बुलाने के लिए किसी का जब हम प्रयोग करते हैं, ये प्लुत स्वर का ही प्रयोग करते हैं। किसी चीज़ को जब हम खींचते हैं, जैसे कोई दूर व्यक्ति खड़ा है, जैसे आप तो गांव से, मैं हूं, आप लोग भी गांव से अगर होंगे तो गांव में जो बच्चे अगल बगल के रहते हैं, अगर वो बगल में भी हैं थोड़ा दूर से, रमेश अगर उनका नाम है, दे रमेशवा यहाँ आओ, तो जो रमेशवा जो खींचते हैं, यही आपका जो है ये प्लुत स्वर में होता है कि जो स्वर को बोलने में सबसे अधिक समय लगे। फिलहाल अब इसका प्रयोग जो होता है वैदिक काल में होता था, अब नहीं होता है। लेकिन आप लोग से अगर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा, इससे यही पूछा जाएगा कि प्लुत स्वर को बोलने में कितने मात्रा का समय लगता है। आप लोग 3 मात्रा या 3 गुना या 3 सेकंड, इसमें से कोई ना कोई रहेगा ही, लेकिन अधिकतर जो है ये मात्रा ही पूछा जाता है। आप जान गए होंगे इस चीज़ को। या कभी कभी इसमें घुमा के क्वेश्चन ये पूछ देता है कि दूर से बुलाने के लिए किस स्वर का प्रयोग होता है। आप सोचेंगे दूर से बुलाने के लिए, अर्थात प्लुत स्वर का प्रयोग होता है, क्योंकि हम किसी को जब संबोधित करते हैं तो हमारा जो सांस है वो थोड़ी देर के लिए ठहराव रुकता है, खिंचता है, इसलिए समय ज़्यादा लगता है। तो आपको मैंने बताया कि प्लुत स्वर क्या है। और कभी कभी ऐसे पूछ लेगा कि प्लुत स्वर को हर्ष स्वर की अपेक्षा कितना समय लगता है, कितना लगेगा। प्लुत स्वर को हर्ष स्वर की अपेक्षा बोलने में 3 गुना का समय लगता है। प्रश्न वही चीज़ें हैं, लेकिन आपका घुमा के पूछ लिया, तो घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप जो पढ़ा रहा हूँ उसको नोट भी करते जाइए, ताकि आप जब कभी वीडियो के बाद जब कभी बैठे, नोट्स आपका बना रहेगा तो आपको हमेशा वो दोहराने काम देगा। आज मैंने आपको वर्णमाला के बारे में बताया, और वर्णमाला को दो कितने भेद होते हैं, और स्वर और व्यंजन क्या है, इनकी संख्या कितनी है, इनमें कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने आप लोग को लगभग
प्रश्न भी बताते हुए चला हूँ कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं या कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप लोग बिल्कुल देखिए इसको। और एग्ज़ाम लगभग अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे या सितंबर से, समय बहुत कम बचा हुआ है। आप लोग गूगल प्ले स्टोर पर जा कर के द एक्सीलेंट एकेडमी पे इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और आपको जो भी कोर्स करना हो आप उसको परचेज करिए। बेहतरीन टीचरों द्वारा एक हमारी टीम है जो सारे कोर्स, जो भी आपको कोर्स करना हो आप कर सकते हैं। इस अवसर का जल्द से लाभ उठाएं, क्योंकि नौकरी आज के समय में वैकेंसी बहुत आ रही हैं, बहुत आ भी गई हैं। तो आप जल्दी से पढ़िए, मेहनत करिए, नौकरी पा जाइए। तब तक के लिए धन्यवाद।